किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर योगेंद्र पाल, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र धनौरी हरिद्वार में। और आज आपसे बातचीत का विषय है इस माह किसान भाई क्या करें। डॉक्टर योगेंद्र पाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर योगेंद्र पाल, हम जानते हैं कि जून माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं पर हम आरंभ में ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बताएं कि चूँकि ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत आवश्यक है, तो ये समय उपयुक्त है? जैसा कि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है 45-46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और चूँकि जो हमारे ज़मीन के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, अगर हम ग्रीष्मकालीन की जुताई कर देते हैं तो वो कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं और ज़मीन का सोलराइजेशन हो जाता है। इसमें फंगस, बैक्टीरिया जो हमारे नुकसान देने वाले हैं फसलों में, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इस समय खाली एक गहरी जुताई ट्रैक्टर के द्वारा या हल बैल के द्वारा कर देते हैं तो नीचे की ज़मीन ऊपर आ जाएगी, ऊपर की ज़मीन नीचे चली जाएगी। इससे धूप की किरणों से जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे इस समय जुताई नहीं करते, खाली पड़ती ही छोड़े रखते हैं ज़मीन को, और फिर जब जैसे ही बरसात आती है उस समय जुताई करते हैं। तो उस समय चूँकि धूप उतनी अच्छी नहीं होती तो सोलराइजेशन का काम नहीं होता और वो हमारी ज़मीन में जिस तरह से हम चाहते हैं वो लाभ हमको नहीं मिल पाता। डॉक्टर योगेंद्र पाल, यदि बात करें मृदा के स्वास्थ्य की जांच की, तो क्या ये भी उपयुक्त समय होगा, क्योंकि इससे पहले चूँकि हम तैयारी कर रहे हैं खरीफ फसल की? बिल्कुल सही पूछा आपने। चूँकि ये समय ऐसा है, चूँकि खरीफ में हमारे मैक्सिमम बुआई होती है, चूँकि रेनफेड एग्रीकल्चर जो होती है हमारी, जो वर्षा आधारित होती है, वो रबी में जो अगर खाली रहता है तब भी हम रेनफेड एग्रीकल्चर होने के नाते हम खरीफ में बुआई करते हैं। तो बुआई से पहले 1 माह पहले बुआई हमारी अक्सर जून लास्ट और जुलाई में होती है। तो अब जो जून का जो महीना है इसमें आप खाली खेतों से मर्दा नमूने लें और मर्दा नमूने ले करके आप निकटवर्ती जो प्रयोगशाला आपके पास है जनपद की, उसमें आप भिजवाएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्दा नमूना आप अपनी क्रॉप की हिसाब से लें। जैसे कि हमारी खाद्यान्न की फसलें हैं, धान हुआ, हमारा ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, क्योंकि इनकी जड़ें जो एक्टिव जड़ें हैं वो 6 इंच गहराई तक जाती हैं, इसलिए हमें इनकी मर्दा नमूने की गहराई 6 इंच तक की रखनी चाहिए। और जो गहरी जुताई वाली हैं जैसे कपास है, गन्ना है, इस तरह की जो डीप रूटेड जो हमारी क्रॉप्स हैं उसके लिए हम 9 इंच गहराई तक का नमूना लेते हैं। और इसके साथ साथ जो किसान भाई अपने खेतों में फलदार वृक्ष का रोपण करना चाहते हैं, क्योंकि यही समय है गड्ढे खुदान का, तो गड्ढे खुदान के समय आप उसको 1 मीटर गहराई तक के नमूने लेंगे और डिफरेंट होराइजन में लेंगे। अगर आप 1 मीटर का गड्ढा खोदेंगे तो आप देखेंगे उसमें अलग कलर की डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं, जिसको होराइजन बोलते हैं, और उसके आधार पर आप नमूना लेंगे अलग अलग थैलियों में। तो उसको आप ले करके मर्दा प्रयोगशाला में भिजवाएं 1 महीने पहले, जिससे कि आपको उसके परिणाम समय से मिल जाए। डॉक्टर योगेंद्र पाल, यदि खरीफ फसलों की बात करें तो हरी खाद का अपना अलग ही महत्व है, तो क्या इस समय हरी खाद के लिए भी तैयारी हम कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो खेत हमारे इस टाइम गेहूँ और अन्य फसलों से खाली हुए हैं और जिस किसान के पास सिंचाई का साधन है, तो बिना सिंचाई के तो आप हरी खाद की बुआई नहीं कर सकते। तो सिंचाई जरूरी है, और जिस किसानों के पास सिंचाई के साधन है तो वो आप हरी खाद के लिए जैसे लोबिया है, ढैचा है, सनई है, इनको आप बुआई करके इस समय तैयार कर लें। और जब वो लगभग 1.5 फुट की हो जाए, वो लगभग आपको जुलाई तक होगी, और उसके बाद उसको पलटाई करके आप उसमें धान की रोपाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लगभग 30 से 40% नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, इस समय खाद और उर्वरकों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। आपको पता होगा कि किसान भाई जो पहले हम DAP और NPK का जो एक बैग हमको 500-600 रुपये मिल जाता था, इस समय उस बैग की कीमत NPK की अगर हम 12-32-16 की बात करें तो एक बैग जो 50 किलो का होता है वो 1470 रुपये का है, और DAP का जो 18-46 ग्रेड का जो खाद होता है वो 50 किलो की कीमत 1350 रुपये है।
इसके साथ साथ ही अगर हम पोटास की बात करें, म्यूरेट ऑफ पोटास भी जरूरी होता है उसके लिए, जो चूँकि प्राइमरी जो खाद है हमारे NPK, उसके लिए पोटास भी बहुत जरूरी है। और पोटास का जो है पहले 500 रुपये का बैग मिल जाता था, जो आज की तारीख में 1700 रुपये प्रति बैग की कीमत रखी गई है। और ये जो दाम है आपके, ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे बाजार में कीमत है फर्टिलाइजर की, उससे कहीं कम है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों को देखें तो NPK का बैग जो हमको 1470 रुपये में मिल रहा है, वो इंटरनेशनल रेट जो है उसका 3291 रुपये पर बैग है। इस प्रकार से DAP का अगर हम देखें तो 4073 रुपये का है, और पोटास का एक बैग जो है 2654 रुपये का है। और यूरिया जो हमको 266 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है, वो अगर इंटरनेशनल कॉस्ट देखें तो 2450 रुपये प्रति बैग है। तो इस प्रकार से भारत सरकार जो है इन खादों पर किसान भाइयों के लिए भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। अगर हम सब्सिडी की पर बैग की बात करें तो यूरिया पे हमें 2183 रुपये 50 पैसे प्रति बैग हमको सब्सिडी मिल रही है। DAP पे जो हमें 2501 रुपया है, और जो NPK फर्टिलाइजर होता है उस पर 1918 रुपये है, और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है उस पर 759 रुपये प्रति बैग, यानी कि 50 किलो पे इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट हमको दे रही है। तो मैं मानना चाहूँगा कि आगे जो साल आएंगे हमारे, तो चूँकि गवर्नमेंट इस सब्सिडी को धीरे धीरे कम करेगी और ये इस पूरा का पूरा भार जो है किसानों की जेब पे जाएगा, तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी किसानों को। तो इसलिए रासायनिक खादों के जो प्रयोग है वो संतुलित मात्रा में संस्तुति के आधार पर, जो हमारे मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो संस्तुत मात्रा में होते हैं, उसी के आधार पर अगर फसलों में आप उनका प्रयोग करेंगे तो वो आपकी एक तरफ पैसे बचेंगे और दूसरी तरफ आपकी जो सॉयल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। डॉक्टर योगेंद्र पाल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, खाद है, उसका प्रयोग हम बहुत ही संतुलित करें और जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह के आधार पर करें और समझदारी के साथ करें। डॉक्टर योगेंद्र पाल, यदि हम बात करें सिंचाई की, तो अब मौसम धीरे धीरे अनुकूल भी होगा और वर्षाकालीन समय आरंभ होगा। मानसून ऐसा माना जा रहा है कि समय से पूर्व भी आ सकता है, तो मानसून पर हमारी कृषि काफ़ी हद तक आधारित रहती है। अब हम धान की बुआई की बात करें, क्योंकि धान की खेती होनी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि किसान भाई किस तरह से धान की नर्सरी की तैयारी करें। किसान भाइयों, चूँकि अब समय आ गया है धान की नर्सरी डालने का, तो इस समय हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है बीज की। तो बीज का जो चयन कैसे करें, चूँकि धान की जो है अनेकों बीज उपलब्ध हैं आपके पास, उसमें से हम कैसे चयन करें। पहले तो किसी स्रोत से आप, जैसे TDC है, पंतनगर विश्वविद्यालय है और NSC है, जो विश्वसनीय संस्था है, उनसे आप बीज लें। दूसरा ये होता है कि जब खेत हमारा खाली होता है तब हमारे पास जो है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है लगाने का। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारे 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं धान के बीज की, जो एक सीख पकड़ने वाली प्रजातियां होती हैं, दूसरी जो मध्यम सीख पकड़ने वाली प्रजातियां होती हैं, तीसरी मध्यम अवधि की होती है, चौथी लेट। तो इस तरह से हमें 4 तरह की कैटेगरी होती हैं। अगर हम शीघ्र पकड़ने वाली प्रजातियों की बात करें, जो 95 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, उनमें से जो मुख्य जो प्रजातियां हैं जो अच्छी पैदावार देती हैं वो गोविंद है, पंचशंकर धान 1 है, पंचशंकर धान 2 है, नरेंद्र 118 है। ये सभी प्रजातियां जो है शीघ्र पकड़ने वाली हैं और इसकी जो पैदावार है लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की हो जाती है। इसमें अगर हम पंचशंकर धान की बात करें तो ये पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है, हाइब्रिड है, और इसकी जो क्षमता है लगभग पैदावार देने की 65 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर है। इस प्रकार से अगर हम इस प्रजाति का जो है धान लगाएंगे तो हमको अच्छी पैदावार इसकी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम मध्य अवधि के पकने वाले धान की बुआई करना चाहते हैं तो उसमें पंधान 4 है, पंधान 18 है, पंधान 19 है, पंधान 24 है, पंधान 26 है और पंधान 28 है। जो ये पंतनगर की विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित प्रजातियां हैं जो 130 से 35 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इनकी उत्पादन क्षमता भी लगभग 55 से 60 कुंटल है। तो इनमें से किसी एक प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। अगर हमें देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई करनी है तो उसमें हम पूसा 44 है, स्वर्णिमा है, इस तरह से प्रजातियों को हम सिलेक्शन कर सकते हैं जो 140 से 165 दिन में तैयार होती है और उत्पादन भी इनका लगभग 55 से 60 कुंटल होता है।
इसके अतिरिक्त चूँकि धान एक ऐसा है कि मोटे धान भी होते हैं और बारीक धान भी होते हैं और सुगंधित धान भी होते हैं। अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो उसकी भी कई प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि पंत बासमती 1 है, पंत बासमती 2 है, पंत सुगंध धान 25 है, पंत सुगंध धान 26 है, पंत सुगंध धान 27 है, टाई 3 है, तरावड़ी है, पूसा बासमती 370 है, पूसा बासमती 1509 है। अब नई प्रजातियां पूसा की 2-3 वैरायटियां और आई हैं, जो पूसा बासमती 1637, 1718 और 1728 के नाम से जानी जाती हैं। तो उनको भी हम किसी एक प्रजाति का चयन कर सकते हैं, जो लगभग 135 से 45 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। तो इनकी उपज भी 30 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। तो इस तरह से हम इनका चयन करते हुए हम मैदानी क्षेत्रों में इनकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भी 2 तरीके की हमारे पास सुविधा होती है। कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और कुछ ऐसा क्षेत्र है जो असिंचित है, जो वर्षा आधारित है। तो जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उनके लिए हमारे पास प्रजातियां हैं। गोविंद है, पंधान 6 है, पंधान 10 है, पंधान 11 है, पंधान 12 है, VL 81 है, विवेक धान 82 है, 85 है, विवेक धान 65 है। इस तरह से ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा विकसित प्रजातियां हैं, कुछ पंतनगर द्वारा विकसित प्रजातियां हैं। तो इनमें से किसी का भी बीज आप उपलब्धता के अनुसार ले करके आप इनकी बुआई कर सकते हैं। और जो असिंचित क्षेत्र के लिए जो धान की प्रजातियां हैं उसमें हम VL धान 207 है, VL धान 208 है, VL धान 209 है, और जेठी धान में हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रजातियां है, VL 221 है, और विवेक धान 154 है। तो इन प्रजातियों को लेकर के आप बुआई कर सकते हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र पाल, अब हम किसान साथियों को ये भी बताना चाहेंगे कि नए बाग लगाने का ये उपयुक्त समय है जून माह, तो इसके लिए कैसे तैयारी करें? किसान भाइयों, चूँकि बागवानी में आजकल किसान को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए आप जो है आम का बाग, अमरूद का बाग और नींबू का बाग लगा सकते हैं। नींबू की अगर इस साल की आप देखें तो कितने महंगाई के हिसाब से आपको नींबू की कितनी अच्छी कीमत मिल रही है। तो ज़्यादातर किसानों की जो डिमांड्स है इस बार नींबू वर्गीय पौधों लगाने की है। तो इसके लिए आप इस समय जिस खेत में आप पौध रोपण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस खेत की मिट्टी की जांच करा लें, जो मैंने अभी पहले बताया भी है। दूसरा, इसके लिए रेखांकन करके आप गड्ढे की खुदाई आप कर लें। उसमें गड्ढे की खुदाई में 1 मीटर गहराई तक के गड्ढा खोदना है और 1 फीट बाई 1 फीट का। तो इसकी जो मिट्टी निकाल करके ऊपर डाल देना है, और उसके अंदर आप सड़ी हुई कंपोस्ट, हर उसमें 10 किलो कंपोस्ट मिट्टी में मिला करके आप जो है 15-20 दिन के बाद गड्ढे खुदान के उसके अंदर भराई कर दें। और जैसी पहली बरसात होती है, जिससे आपका वाटर लेवल ऊपर की मिट्टी का और नीचे की मिट्टी का मिल जाए, उसके बाद आप जो है पौधे ला करके आम के, चाहे आप अमरूद के, चाहे आप नींबू वर्गीय के, किसी विश्वसनीय नर्सरी से ले करके आप उनका रोपण कर सकते हैं। जी, अब बात आती है विपणन की, क्योंकि इस समय आम और लीची की फसल तैयार होने को है, कुछ दिनों में अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो विपणन की जब बात करें तो मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको मार्केट तक पहुंचाएं? भारती जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। चूँकि हम कोई भी चीज़ की पैदावार तो हम ले सकते हैं, अगर हमारी मार्केटिंग टेंडेंसी अच्छी नहीं है तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो किसान की जो एक आंख जो है मार्केट पे भी होनी चाहिए, और मार्केट में आप पहुंचाने से पहले 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। एक तो डिमांड्स के आधार पर आप देखें, दूसरा आप जो है उसका जो तुड़ाई है, शाम के समय आप तुड़ाई करके और उसको ग्रेडिंग करने के बाद आप जो है अगर मंडी में पहुंचाते हैं तो ग्रेडिंग के बाद जो आप माल भिजवाते हैं तो उसका रेट अलग ही मिलता है। अगर आप सारा माल जितना भी आप पौधों से तोड़ते हैं तो इकट्ठा छोटे बड़े सब मिला करके बेच देते हैं, उसका रेट आपको अच्छा नहीं मिलता। तो ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें हर साइज़ के अलग अलग ट्रे बनाइए और उनकी पैकिंग करिए और उसको मंडी में भेजिए, वो आपको अच्छा मूल्य दिलाएंगे। तो डॉक्टर योगेंद्र पाल, आज आपने इस माह किसान भाई क्या करें इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों से साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।